हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स एक्सपी पे। मैं हूं आपका बिजनेस टीचर हार्दिक और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 जो कि है ऑर्गेनाइजिंग, उसका पार्ट 2। तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा, चिंता ना करो बच्चों, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया, तो उसको चेकआउट कर लो, ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के पॉइंट 2 में पढ़ा था कि जो हमारा वर्क है वो हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है फंक्शन के बेसिस पे, एक होता है प्रोडक्ट के बेसिस पे। अब उसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो किस में आता है? पहला अगला टॉपिक है हमारा अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इट इज द फ्रेमवर्क विद इन व्हिच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। ये एक तरीका है जिसके बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं अपने काम को, ठीक है। ये एक तरीका है जिसके बेसिस पे हम डिपार्टमेंट बना सकते हैं। इसकी नीड क्या होती है? इन केस ऑफ वन मैन शो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट नीडेड एज ऑल एक्टिविटीज। अब इतना देखो, अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, अगर एक ही इंसान बिजनेस कर रहा है स्मॉल लेवल पे, या फिर बहुत ही कम लोग साथ में मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन केस ऑफ वन मैन शो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज नॉट नीडेड एज ऑल एक्टिविटी आर परफॉर्म बाय ओनर इटसेल्फ। क्योंकि एक ही इंसान सारा काम कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि हम उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर करें। बट व्हेन कम टू लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बहुत सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, या जो हमारी कंपनी है, जो हमारा बिजनेस है, बहुत ही डाइवर्स है, उसमें रिक्वायर्ड होता है हमारा। However, when the organization grows, it becomes difficult to coordinate the functions and activities of different members. तो जरूरी क्यों होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर? वो इसलिए क्योंकि जब हमारा बिजनेस ग्रो होता है तो हम अपने बिजनेस को अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग हो सकता है कि पहले हम सिर्फ पेंसिल बनाते थे, अब हो सकता है कि हम पेन भी बना रहे हैं, बुक्स भी बना रहे हैं। तो मैंने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए तो उनका काम भी बढ़ जाएगा। तो उसी के बेसिस पे मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना है, ठीक है। इसके दो तरीके होते हैं। पहला क्या था हमारा? पहला है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? इसमें हम काम के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं। मान लो एक कंपनी है जो पेन बना रही है, ठीक है। ऐसे देख सकते हो, हम लोग यूट्यूब चैनल है, ठीक है, बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स और कॉमर्स, सॉरी बिजनेस स्टडीज अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ठीक है। मैंने क्या किया, अपने काम को डिवाइड कर दिया कि बिजनेस स्टडीज में मैं आ जाऊंगा, स्पर्श सर जो है हमारे इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे, और वरुण सर जो है हमारे अकाउंट्स में आ जाएंगे, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने? मैंने अपने काम को डिवाइड किया किसके बेसिस पे? स्किल्स के बेसिस पे, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर द होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड। क्या होता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर द होल ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड। किसकी बेसिस पे डिवाइड होती है? इनटू स्मॉलर यूनिट्स और डिपार्टमेंट, ठीक है। किस बेसिस पे? बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस। तो फंक्शनिंग में क्या हो जाता है कि हम अपने काम के बेसिस पे ही लोगों को डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अपने काम के बेसिस पे ही लोगों को डिवीजन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बन सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट अलग हो गया, परचेज के डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेल्स के डिपार्टमेंट अलग हो गया, ठीक है। क्या होता है फंक्शन डिपार्टमेंट? ये ऐसा होता है कि इसमें हम अपने काम के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। हम अपने काम के बेसिस पे अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक कंपनी है, पेन बना रही है, ठीक है, तो उसमें क्या किया कि जो प्रोडक्शन होगा उसका डिपार्टमेंट अलग हो गया, जो परचेज है उसका डिपार्टमेंट अलग हो गया, सेल्स का अलग हो गया, और एडवर्टाइजिंग का अलग हो गया, ठीक है। इसके कुछ फायदे भी हैं। क्या? स्पेशलाइजेशन पहला क्या है हमारा? पहला हमारा स्पेशलाइजेशन। Each employee perform a specific task based on their expertise। अब जो मैंने ये डिवीजन किया है लोगों का, वो किसकी बेसिस पे किया है? लोगों के काम की बेसिस पे किया है। भाई मैंने परचेज में डिपार्टमेंट में उसी इंसान को रखा है जो उस पर्टिकुलर चीज में एक्वायर्ड है, जो उस पर्टिकुलर स्किल में एक्वायर्ड अच्छा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में स्पेशलाइजेशन जनरेट हो जाते हैं, डेवलप हो जाता है मेरे एम्प्लॉय के अंदर। सो ईच एम्प्लॉय परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन देयर एक्सपर्टाइज, इट लीड्स एफिशिएंसी एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अब वो बेटा उस पर्टिकुलर चीज में एक्वायर्ड स्किल सबसे अच्छे हैं, तो ऐसे में क्या होगा? मेरी कंपनी को एफिशिएंसी और इफेक्टिवली अपनी टारगेट को अचीव कर पाएगी। मेरी कंपनी इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अपनी टारगेट को अचीव कर पाएगी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। और क्या सकता है? बेटर कोऑर्डिनेशन। People working in the same department understand each other work better, leading to better teamwork and communication। अब इसी डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट में एक तो है, ये होगा नहीं कि एक इंसान हो, बहुत सारे इंसान होंगे और सब परचेज के रिलेटेड ही हैं। तो ऐसे में क्या होता है? सबको पता होता है कि कैसा डिसीजन ले सकते हैं हम लोग, कि जो हमारे परचेज डिपार्टमेंट के बॉस ने डिसीजन लिया है वो सही भी है कि नहीं है, उसको और अच्छे तरीके से अपडेट कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है।
सो इट लीड्स टू बेटर टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, और इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है कम्युनिकेशन करने में भी आसानी होती है हमें, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि परचेज डिपार्टमेंट हमारा है, उसको मैंने काम की वजह से डिवाइड करा, तो जो एम्प्लॉयज है वहाँ के उनको ऑलरेडी पता है कि उसके डिसीजंस कैसे और अच्छे ले सकते हैं, उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं टाइम टू टाइम। इफेक्टिव सुपरविजन, डिपार्टमेंटल हेड्स आर एक्सपर्ट्स सो दे कैन सुपरवाइज एंड गाइड बेटर। अब जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं वो तो बेटा वही है ना कि हमारा फंक्शन डिपार्टमेंट है, तुमने काम की बेसिस पे डिवाइड करा है, तो उनके पास नॉलेज होती है, वो जानते हैं कि उनका एम्प्लॉय सही से काम कर भी रहा है कि नहीं, उसको कितना लेवल पे मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे अचीव कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। सिंप्लीफाइड ट्रेनिंग, इजी टू ट्रेन एम्प्लॉयज एज फोकस इज ओनली वन टाइप ऑफ वर्क, ट्रेनिंग बिकम्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड फोकस। अब एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं इसमें सेल्स का, तो एक ही टारगेट है कंपनी का कि इसको सेल्स बढ़ानी है, ठीक है। तो जब टारगेट एक ही है, सब एम्प्लॉय उस पर फोकस कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज भी कैसे डिवाइड करे हैं स्किल्स की बेसिस पे, तो स्पेशलाइजेशन भी डेवलप है, स्किल्स भी एक्वायर्ड है, तो ये लोग एक ही टारगेट फोकस करेंगे। इजी टू ट्रेन एम्प्लॉयज एज फोकस इज ओनली वन टाइप ऑफ वर्क, एक ही काम पे फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से एम्प्लॉयज को ट्रेन करने में आसानी होती है, ठीक है। अब इसके फायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, वो क्या? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के अंदर तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एम्प्लॉय, बट एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करता, क्योंकि भैया दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और दोनों को अपने टारगेट अचीव करने हैं, बट ऐसे में क्या होता है हम नजरअंदाज कर देते हैं कंपनी के टारगेट को, अपने बिजनेस के टारगेट को, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, मतलब जो डिपार्टमेंट एक अलग अलग डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, सेल्स है, एडवर्टाइजिंग है, इन तीनों डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन कमी हो जाती है। ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इंडिपेंडेंटली व्हिच मे कॉज पुअर, ठीक है। तो क्या होता है ऐसे में जो तीन डिपार्टमेंट थे हमारे अलग अलग, उन तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन लैक होता है, मतलब कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, क्यों? क्योंकि तीनों डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई अपना टारगेट अचीव करना चाहता है, कोई अपना टारगेट अचीव करना चाहता है, कोई अपना टारगेट अचीव करना है, बट मेन हमारा जो कंप्लीट टारगेट होता है उसको नजरअंदाज कर देते हैं। इनफ्लेक्सिबल, इट लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली। अब मान लो बेटा तीन डिपार्टमेंट है मेरे, सेल्स, परचेज और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तीनों डिपार्टमेंट में दो एम्प्लॉय रखे थे मैंने, कि एडवर्टाइजिंग मेरा हो गया, सेल्स मेरा हो गया, परचेज मेरा हो गया, और तीनों डिपार्टमेंट में दो मैंने एम्प्लॉय रखे थे। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन परचेज डिपार्टमेंट में एक इंसान आया सिर्फ, दूसरा बीमार पड़ गया, कुछ भी रीजन है, ठीक है। तुम्हें चाह करके भी सेल्स का एक बंदा परचेज में नहीं भेज सकता, या मैं चाह करके भी एडवर्टाइजिंग का बंदा परचेज नहीं भेज सकता, ये चाह करके भी दोनों के मिलकर भी काम नहीं करा सकता, क्यों? क्योंकि बेटा एडवर्टाइजमेंट के बंदे को सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की ही नॉलेज है, सेल्स के बंदे को सिर्फ सेल्स की ही नॉलेज है, परचेज के बंदे को सिर्फ परचेज की ही नॉलेज है, ठीक है। तो क्या होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, इट लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी एज एम्प्लॉयज गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली। मैं चाह करके मेरे पास रिसोर्स है, बस लोग हैं, मैं चाह करके भी उसको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं भेज सकता, क्यों? क्योंकि इसको ट्रेनिंग ही मैंने दी है सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की, इसको एजुकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है इसको सिर्फ सेल्स की, तो चाह करके भी परचेज में तो जा ही नहीं सकता, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, it may lead to conflict between two or more departments if the interests are not compatible। अब क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है तो इसमें क्या हो सकता है, ऐसे में हमारा कंपैटिबिलिटी नहीं हो सकती, इंटरेस्ट के रिलेटेड जो हमारा टारगेट है उससे रिलेटेड हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है। अगला है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें क्या होता है, a divisional structure is an organizational structure where the organization is divided into division based on products, geographical regions और कस्टमर ग्रुप्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं अलग अलग प्रोडक्ट के बेसिस पे। मान लो कि मेरी कंपनी है, ठीक है, वो पहले पेन प्रोड्यूस करती थी, इस समय के साथ साथ कंपनी मेरी ग्रो हुई, उसने पेन के साथ पेंसिल्स बनाना शुरू कर दिया, पेंसिल पेन के साथ उसने बुक्स बनाना शुरू कर दिया, तीनों के साथ साथ इसने बैग्स बनाना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने क्या किया ऐसे में कि मैंने जो कंपनी थी मेरी उसको प्रोडक्ट के बेसिस पे डिवाइड कर दिया कि भाई बैग की जो है वो ये डिपार्टमेंट देखेगा पूरा, ठीक है। जो पेन है उसको ये डिपार्टमेंट पूरा देख लेगा, उसके जो पेंसिल्स है उसके लिए मैंने अलग डिपार्टमेंट बना दिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने प्रोडक्ट के बेसिस पे कंपनी का डिवीजन कर दिया। फंक्शन में क्या था कि काम के बेसिस पे करते थे, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट के बेसिस पे, जो कस्टमर के बिहेवियर के बेसिस पे हम डिवीजन कर देते हैं, ठीक है। इसके फायदे क्या होते हैं, प्रोजेक्ट स्पेशलाइजेशन, याद करो बेटा फंक्शन में क्या रहता है कि काम के बेसिस पे होता है, तो हमारे काम में स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाता है। बट इसमें क्या डिवीजन हो रहा है, इसमें हमारा डिवीजन हो रहा है प्रोडक्ट के बेसिस पे, तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट
हर एक डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे ही फोकस कर रहा है, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके परचेज के बारे में, उसके सेल्स के ऊपर फोकस कर रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो डिपार्टमेंट है उसका स्पेशलाइजेशन अचीव हो जाता है, उसका स्पेशलाइजेशन एक्वायर हो जाता है। Each division focuses on specific product line. It leads to better knowledge, improved decision making and customer satisfaction. भाई जब सारे मिलकर के एक ही प्रोडक्ट पे फोकस कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या अचीव हो जाता है, हमारी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो जाती है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड एज वेल एज बेटर नॉलेज। ठीक है, अगला फायदा क्या हो सकता है हमारा, फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। Divisions can operate independently, allowing for quick and flexible decisions. अब सारे डिपार्टमेंट जो है वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट हो जाती है और तुरंत डिसीजन ले सकते हैं। ये नहीं है कि मुझे पहले 4-5 लोगों को बुला करके डिसीजन लेना पड़ेगा, मैं तुरंत डिसीजन ले सकता है, कंपनी के एम्प्लॉय तुरंत डिसीजन ले सकते हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड। फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, न्यू प्रोडक्ट्स और डिजाइंस और रीजन्स कैन बी हैंडल्ड बाय क्रिएटिंग न्यू डिविजन्स। अब मान लीजिए हमारा एग्जांपल था कि एक कंपनी पेन बना रही है, वो पेंसिल भी बनाने लगी, फिर स्कूल बैग, फिर बुक्स। अब उसने क्या किया, उसने बॉटल बनाना शुरू कर दिया। तो मैं बिना बाकी के 4 डिपार्टमेंट छेड़े मैंने उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बना दिया। ठीक है, बॉटल के साथ साथ उसने टिफिन बॉक्स बनाना शुरू कर दिया कंपनी ने मेरी, तो मैंने अलग डिपार्टमेंट बना दिया उसके लिए। जब डिपार्टमेंट पहले वाले से मतलब ही नहीं है, मैंने अलग डिपार्टमेंट बना दिया उनके लिए। ठीक है, तो फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन समझ में आ गया क्या होता है कि मान लो मुझे अलग प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए मैंने अलग डिपार्टमेंट बना दिया, बिना पहले डिपार्टमेंट जो थे प्रोडक्ट्स के उनको छोड़े। बेटर कोऑर्डिनेशन विद इन अ डिवीजन, since all departments work for a product, marketing, finance, production are under one head, it ensures efficient coordination. तो सारे डिपार्टमेंट जो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए उसकी मार्केटिंग, प्रोडक्शन एक ही इंसान मैनेज कर रहा है, तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाता है लोगों में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बीच में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कैसे उसकी सेल्स बढ़ानी है। ठीक है, अब फायदे के साथ साथ हम बात करते हैं नुकसान की। डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ईच डिवीजन हैज इट्स ओन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा, लीडिंग टू वेस्टफुल डुप्लीकेशन एंड हायर कॉस्ट। अब तो रिसोर्स तो हमारे पास लिमिटेड ही है, बट जो मेरे डिपार्टमेंट्स है वो मैंने बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर दिए हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि रिसोर्स में डिवीजन करने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो हो सकता है कि मैं एक ही रिसोर्स को अलग अलग यूज, मान लो मैंने एक मशीन खरीद ली, ठीक है, अब अमाउंट लिमिटेड था तो और ग्रुप्स मेरे पास जो थे वो अलग अलग थे, तो मैंने क्या किया, एक ही मशीन है और उसको अलग अलग डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं। एक पेंसिल का जो हमारा प्रोडक्ट है उसको वही यूज कर रहा है और उसी मशीन को जो हमारा स्कूल बैग है उसको वो भी यूज कर रहा है। ठीक है, सो डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ईच डिवीजन हैज इट्स ओन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग एक्सेट्रा, लीडिंग टू वेस्टफुल डुप्लीकेशन एंड हायर कॉस्ट। ऐसे में क्या होता है बेटा, एक ही मशीन है तो उसको दोनों डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं तो हमें दिक्कतें हो जाती हैं, कैसे कि टाइम पे टारगेट नहीं अचीव हो पाएगा हमारा, क्या प्रोडक्शन करने में दिक्कतें आ सकती हैं। इंक्रीज कॉस्ट, मेंटेनिंग अ सेपरेट डिवीजन इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब बेटा मैंने क्या किया, मैंने अपनी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स थे उनके बेसिस पे डिवीजन कर दिया है। नया प्रोडक्ट कंपनी लॉन्च करती है तो उसका अलग ही डिपार्टमेंट बना के देती है। ये क्या होता है, ये काम तो सही है बट इसमें खर्चा बहुत होता है। ठीक है, इसमें क्योंकि डिपार्टमेंट को बनाना है, उसकी प्रोडक्शन, अलग अलग प्रोडक्ट्स मेरे आ रहे हैं तो उसकी प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसकी सेल्स, सब पे मुझे कॉस्ट मैन्युफैक्चर करनी है, कॉस्ट इन्वेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये एक्सपेंसिव प्रोसेस हमारा हो जाता है। मेंटेनिंग सेपरेट डिवीजन इंक्रीजेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, मेरे खर्चे और बढ़ जाते, कंपनी के खर्चे और बढ़ जाते हैं। इंटर डिवीजन कॉन्फ्लिक्ट, डिवीजन में कॉम्पीट फॉर रिसोर्सेज एंड इंपॉर्टेंस, लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ कोऑपरेशन। मैंने क्या कहा था कि रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, तो मैंने अब हो सकता है कि मैंने बेटा पेंसिल का जो मेरा डिपार्टमेंट है मैंने उसमें 4 रिसोर्स दे दिए हूँ, कुछ भी मान लेते हैं 4 मशीन रख दी हूँ, बट मेरे बैग में सिर्फ मैंने एक ही मशीन ही रखी है और मेरी जो बुक्स का डिपार्टमेंट है मैंने उसमें 3 मशीन रखी है। तो ऐसे में क्या होता है, डिपार्टमेंट में कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है कि आपने एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ज्यादा रिसोर्सेज दिए हैं, एक को कम दिए हैं, एक को दिए ही नहीं रिसोर्सेज। ठीक है, नेग्लेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, अब सब क्या करते हैं बेटा, सारे जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं ये सिर्फ अपने ही प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं, ये सिर्फ अपने ही पर्टिकुलर जो डिपार्टमेंट है उसको टारगेट को अचीव करने फोकस करते हैं। ये नजरअंदाज किसको कर देते हैं, ये नजरअंदाज कर देते हैं हमारे कंपनी के गोल को। Divisional heads may focus more on their own division's performance rather than the overall objective of the organization। ये सिर्फ अपने
डिपार्टमेंट पे ही फोकस करते हैं और नजरअंदाज कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं किसको, कंपनी की टारगेट को। तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा डिविजनल डिपार्टमेंट के बारे में। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इससे पहले के जो वीडियोस थे हमारे चैप्टर्स के और उसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया उसका लिंक, ठीक है।